थी। जी बेहतर है। मिल आज का गई ना। हमारा चलिए जी, आज का हमारा टॉपिक होगा सोया हुआ ग्रह और सोया हुआ घर। दृष्टियां तो हमने जो बेसिक थी वो पढ़ाई दी थी जी, कि पहला घर सातवें को देखता है, दूसरा किसको देखेगा क्या नहीं, ये करा दी ना मैंने दृष्टि तो। डायरेक्ट वाली थी कि पहला सातवें को, दूसरा आठवें नहीं, दूसरा आठवां आठवें को। आठवां दूसरे को, हाँ, दूसरा तीसरा, छठे को, हाँ जी, दूसरा छठे को, तीसरा आठवां दूसरे 11वें को को, देखता है, तीसरा नौवें और 11वें को, चौथा चौथा 10वें को, 10वें को। पांचवा 9वें को, और छठा 12वें को देखता है। हम्म। यानी पहले के ग्रहों की दृष्टि ही बाद के ग्रहों में जाती है, बाद के ग्रहों की कोई दृष्टि नहीं होती। 7 से लेके आठवें की 12 होती है से ना, आठवें की दूसरे पे वक्री दृष्टि होती है, कुछ ऐसे सिर्फ वो बताया एक ही कहलाती है जी, अदरवाइज और कोई नहीं है। था। अच्छा। जी, बाकी कोई और दृष्टि नहीं है, सर एक उल्टी दृष्टि काम करती है। इसके अंदर हमने बोला था कि अगर शनि जो है, अगर छठे घर में हो तो छठे घर की दृष्टि दूसरे घर में चली जाती है, और बुध 9वें और 12वें जो है उल्टी दृष्टि से 9वें से तीसरे को और 12वें से छठे को देखकर ग्रहों को तबाह कर देता है। ये हमने लास्ट क्लास के अंदर किया था। अब जो टॉपिक है वो है सोया घर और सोया ग्रह। इसके लिए मैं सोया स्क्रीन भी शेयर। बताया था इसमें, जी बताया था मैडम। एक बार, बताया था एक बार नहीं। नहीं, नहीं किया, नहीं शायद, क्योंकि डिटेल्ड टॉपिक है, अभी हमने शायद नहीं किया इसको। ठीक है। विजिबल है सभी को? यस नहीं सर। नहीं। विजिबल तो नहीं, है। हमने बड़ी कर ली हाँ स्क्रीन। विशाल, हाँ हाँ थोड़ा सा, हाँ ठीक है हो गया। और बड़ा कर दूँ? ठीक है। बिल्कुल ओके। हाँ जी। चलिए जी, सोया घर और सोया ग्रहों से रिलेटेड कुछ लाइनें हमें दी गई हैं। सबसे पहले इनको हम पढ़ते हैं और इसका मतलब समझने की कोशिश करते हैं। लाइन है, एक अकेले न दुश्मन कोई, ना ही दोस्ती होती है, रियाया बिना ना राजा कोई, ना ही वजीरी होती है। यानी अगर कोई ग्रह अकेला बैठा हुआ है और उसकी दृष्टि में कोई नहीं है, यानी अगर पहले घर के अंदर मानिए सूरज बैठा है, बृहस्पति बैठा है, चंद्र बैठा है, शनि बैठा है, कोई भी बैठा है, वो तब तक एक्टिव नहीं होगा, उसकी दोस्ती दुश्मनी तब तक एक्टिव नहीं होगी जब तक उसके सामने वाले घर में, जहां उसकी दृष्टि जाती है, यानी स्थाना नंबर 7 में, उसका कोई दोस्त, उसका कोई दुश्मन, उसका कोई बराबर का ग्रह, कोई भी एक ग्रह आकर जब तक नहीं बैठता तब तक शनि पहले घर का बैठा हुआ कोई असर नहीं देगा, जब तक 7वें घर में कोई नहीं आता। उस ग्रह को हम सोया हुआ कहते हैं। इसलिए यहाँ बोला हुआ है, एक अकेली ना दुश्मन कोई। अगर कोई अकेला ग्रह बैठा, उसकी दृष्टि में कोई नहीं है, उसके मुकाबले पर कोई नहीं है, तो ना तो उसकी दोस्ती है, ना ही दुश्मन है। क्योंकि राजा तभी बनेगा जब प्रजा होगी, बिना प्रजा के कोई राजा नहीं होता। ना ही राजा के बिना मंत्री भी तभी बनेगा जब राजा बनता है। उसके बाद लिखा है 1 से 6 तक तरफ जो पहले हिस्सा दाया कहलाता है। मैंने बताया था कि 1 से लेकर 6 तक के जो ग्रह है वो हमारा दाया हिस्सा, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं, एक टर्म यूज की थी पहले, पहले के घर। यानी 1 से लेकर 6 तक के जो ग्रह, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ये हमें दाया हिस्सा कहलाता है या फिर पहले के घर कहलाते हैं। बाद के घर कौन से कहलाते हैं मैडम? ये किसी के एंड से शोर आ रहा है, प्लीज म्यूट कर दें। बाद के घर कहलाते हैं 7वें से लेकर 12वां तक। वो उनको बाई तरफ कह लो या फिर हमारा बाद के घर कह लो। कहते हैं तरफ पहली ना ग्रह हो कोई, बाद के सोए कहलाते हैं। माने 1 से लेकर 6 तक कोई ग्रह ना हो और सारे के सारे ग्रह 7 से 12 तक बैठे हो, तो सभी के सभी ग्रह सोए हुए कहलाएंगे। अब इसको हम कैसे डिटेल में हम देखेंगे, और देखें पहले लाइनें पढ़ लेते हैं और उसके बाद उसको हम एक्सप्लेनेशन हम प्रैक्टिकली देंगे। यानी अगर 1 से लेकर 6 तक कोई ग्रह ना हो, सभी के सभी ग्रह 7 से 12 तक बैठे हों, तो बाद के सभी ग्रह सोए हुए कहलाते हैं। क्योंकि जो टॉर्च मारने का अधिकार है वो सिर्फ पहले ग्रहों को है। दृष्टि का अधिकार सिर्फ पहले के ग्रह को दिया गया है, या पहले के खानों को दिया गया है।
बाद के खानों को कोई वो नहीं दिया गया अधिकार, ताकि वो दृष्टि से देख पाए। फिर लिखा है कि घर बाद का खाली होवे तरफ सोई पहले गिनते हैं। अगर बाद के ग्रह खाली, बाद के जो तरफ है वो अगर खाली हो 7 से 12 तक, तो पहले के जो ग्रह होते हैं वो सोए हुए कहलाते हैं। क्या मतलब हुआ इस बातों का, इसको हम डिस्कस करें। यहाँ पर दो बातें इंपॉर्टेंट है जानना, कि सोया हुआ घर कौन सा है और सोया हुआ ग्रह कौन सा है। सोया हुआ घर सबसे पहले हम पढ़ेंगे। सोया हुआ घर वो घर जो खाली है, जिसके अंदर कोई ग्रह ना हो और कहीं से उसके ऊपर कोई दृष्टि भी ना आ रही हो। यानी जिन घरों के ऊपर ना तो कोई ग्रह बैठा है, ना ही किसी ग्रह की दृष्टि उनके ऊपर आ रही है, तो ऐसे घर जो होते हैं वो सोए हुए घर कहलाते हैं। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ऐसे घर जिनके अंदर कोई ग्रह ना बैठा हो यानी खाली हो, ठीक है, और उनके ऊपर किसी भी ग्रह की कोई दृष्टि नहीं आ रही, तो वो घर जो कहलाते हैं वो सोए हुए कहलाते हैं। इससे मान के चलिए सूर्य खाना नंबर 1 में बैठा है और खाना नंबर 7 खाली है, तो खाना नंबर 7 में ना तो कोई ग्रह बैठा है, लेकिन दृष्टि 1 नंबर से आ रही है, तो क्या ये सोया घर कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। दूसरा एग्जाम्पल, मान लीजिए खाना नंबर 4 और खाना नंबर 10 दोनों ही खाली है, तो अब खाना नंबर 10 के अंदर कोई सोया हुआ ग्रह नहीं है, के अंदर कोई ग्रह नहीं है, और खाना नंबर 10 में दृष्टि कहाँ से आती है? खाना नंबर 4 से। खाना नंबर 4 से भी दृष्टि नहीं आ रही है, तो इस केस के अंदर खाना नंबर 10 जो होगा वो सोया हुआ घर कहलाएगा। कुछ क्लैरिटी है या दोबारा बोलिए जी। क्लियर है। क्लियर है। एक बार मैं फिर बोल देता हूँ ताकि किसी को अगर कोई डाउट रह गया हो तो पूछ लेता हूँ। ऐसा घर जिसके अंदर कोई ग्रह ना बैठा हो, ना ही जिस घर से वहां दृष्टि आती है वहां से कोई दृष्टि भी ना आ रही हो। जैसे मान के चलिए खाना नंबर 1 और 7 दोनों ही खाली हैं, खाना नंबर 7 के अंदर कोई ग्रह नहीं बैठा और खाना नंबर 7 में दृष्टि कहाँ से आती है? खाना नंबर 1 से, तो वो भी खाली है। तो इस केस के अंदर जो खाना नंबर 7 होगा वो सोया हुआ घर कहलाएगा। सोया हुआ घर सिर्फ बाद के घर ही हो सकते हैं, पहले का घर नहीं हो सकता। क्लियर? अब सर सेकंड अब वो केस। पहले वाले घर में भी कोई ग्रह नहीं है और उस पे दृष्टि तो किसी की जाती नहीं है, हाँ जी, तो तो वो वो फिर सोया सोए, हुआ नहीं माना जाएगा। नहीं नहीं, पहले के घर सोए हुए नहीं माने जाते। देखते हैं फिर भी क्वेश्चन आता है, इसको हम डिस्कस करेंगे। आपका वैलिड पॉइंट है लेकिन डिस्कस करते हैं। दूसरा है कि सोया हुआ ग्रह, ये कुंडली मैं शेयर करता हूँ, इसके अंदर से सबसे पहले हम जांच करते हैं कि इसके अंदर सोया हुआ घर कौन सा है। सामने दी गई कुंडली के अंदर मुझे सोया हुआ घर ढूंढना है। 10th हाउस है सर। जी, जैसा कि मैंने एग्जांपल में दिया था, जो 10th हाउस है इसके अंदर वो सोया हुआ घर है, क्योंकि खाना नंबर 10 जो है वो खाली है। अब हम एक एक करके बात करते हैं बाद के ग्रहों की। सबसे पहले बात करते हैं खाना नंबर 7 की। खाना नंबर 7 के अंदर राहु बैठा है। पहली शर्त ही फेल हो गई कि उस ग्रह खाली होना चाहिए, तो इसको हम छोड़ देते हैं। 8वें घर की बात करते हैं, 8वें घर के अंदर भी ग्रह बैठा है, इसको भी हम छोड़ देते हैं। नाइन्थ नाइन्थ घर खाली है, लेकिन नाइन्थ घर पे दृष्टि कहाँ से आती है? 5वें घर से भी और तीसरे घर से भी। तो जिस घर से दृष्टि आती है वो दृष्टि आ रही है, इसका मतलब ये घर सोया हुआ नहीं कहलाएगा, ये जागा हुआ घर कहलाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट घर आता है खाना नंबर 10। खाना नंबर 10 खाली है, पहली कंडीशन पूरी। दूसरी कंडीशन क्या है कि जहां से दृष्टि खाना नंबर 10 में आती है, क्या वो खाली है, भरा हुआ है? खाना नंबर 10 में दृष्टि आती है खाना नंबर 4 से, तो 4 भी खाली है। तो इसका मतलब क्या है? खाना नंबर 10 जो होगा वो सोया हुआ ग्रह कहलाएगा।
नेक्स्ट खाली घर की तरफ चलते हैं, जो कि है खाना नंबर 11। खाना नंबर 11 खाली है, पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। दूसरी कंडीशन क्या है कि जहां से यहाँ पर दृष्टि आती है, क्या वो खाली है? अब खाना नंबर 11 में दृष्टि आती है खाना नंबर 3 से। खाना नंबर 3 में ग्रह बैठा है, इसका मतलब खाना जो नंबर जो 11 है वो जागा हुआ है। नेक्स्ट जो खाली घर है बाद का, वो है खाना नंबर 12। खाना नंबर 12 की पहली कंडीशन सेटिस्फाई, यहाँ भी घर खाली होना चाहिए, घर खाली है। सेकंड, या खाना नंबर 12 में दृष्टि कहाँ से आएगी? खाना नंबर 6 से। खाना नंबर 6 में कोई ग्रह बैठा है? हाँ जी, तीन तीन बैठे हैं। तो यहाँ से दृष्टि खाना नंबर 12 में जा रही है, इसलिए ये घर भी जागा हुआ घर कहलाएगा, सोया हुआ घर नहीं कहलाएगा। इस कुंडली के अंदर जो सोया हुआ घर जो होगा वो सिर्फ एक ही कहलाएगा, जिसको हम बोलेंगे खाना नंबर 10। क्लियर? यस सर। जी। सर अगर फर्स्ट में ग्रह बैठा है, सेवंथ में नहीं है, जी। तो इसको भी मतलब इसको मतलब सोया ग्रह नहीं मानेंगे कि मानेंगे? नहीं मानेंगे मैडम, क्योंकि दृष्टि तो पहले से 7वें में आती है ना। हाँ ठीक है सर जी, थैंक यू सर। जी, सोया हुआ ग्रह। सोया हुआ ग्रह कौन सा है? जिसके मुकाबले पर कोई भी ग्रह ना हो, जिसके मुकाबले पर सामने की दृष्टि में जो पहले घर होते हैं उनके पास एक टॉर्च होती है, वो टॉर्च जलाकर सामने वाले घर के अंदर रोशनी कर सकते हैं। ठीक है। अब रोशनी करने वाला कोई ग्रह, अगर उसके सामने कोई ग्रह मिल जाता है तो वो जागा हुआ कहलाएगा, नहीं तो ग्रह जो होगा सोया हुआ कहलाएगा। एग्जाम्पल, जैसे मैं कहूँ कि बुध जो है खाना नंबर 3 में बड़ा खराब बोला गया है। खाना नंबर 3 के अंदर बुध देखते ही हम अपनी गणित लगाना शुरू कर देते हैं कि ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, जो कि नेगेटिव सेंस में ही होता है। तो यहाँ मैं नेगेटिव सेंस में शब्द अभी यूज नहीं कर रहा हूँ। लेकिन खुद खाना नंबर 3 को देखने के लिए मैं देखूंगा कि क्या खाना नंबर 3 की दृष्टि जाती है खाना नंबर 9 में और खाना नंबर 11 में। क्या खाना नंबर 9 और जो खाना नंबर 11 में कोई ग्रह है, यानी इसके मुकाबले पे कोई ग्रह आ रहा है? अगर कोई ग्रह आ रहा है तो ये बुध जो होगा जागा हुआ कहलाएगा, ये अपने एडवर्स इफेक्ट देगा। लेकिन इसके अगर मुकाबले पर कोई ग्रह नहीं है, यानी अगर खाना नंबर 9 और खाना नंबर 11 खाली है, तो बुध खाना नंबर 3 का बेटा सोया हुआ ग्रह कहलाएगा। ठीक है। यानी इसकी दृष्टि जहां पर भी जाती है, अगर वहां पर कोई ग्रह है, तो जो जिसकी भी हम बात कर रहे हैं, पहले की तरफ के ग्रहों का, वो जागा हुआ कहलाएगा, नहीं तो वो सोया हुआ कहलाएगा। अभी हम बात करते हैं, जैसे सूर्य खाना नंबर 1, और उसकी दृष्टि कहाँ जाएगी? खाना नंबर 7 में। सूर्य खाना नंबर में 1 में अवेलेबल है, खाना नंबर 7 खाली है, तो जो सूर्य खाना नंबर 1 का होगा वो सोया हुआ ग्रह कहलाएगा। क्लियर है जी? थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, बार बार 2 बार पढ़ेंगे तो जाके क्लैरिटी इसके अंदर आएगी। देवेंद्र जी, कुछ क्लैरिटी नहीं लग रही मुझे आपके फेस से। नहीं नहीं, क्लैरिटी है, बस एक कुछ दिमाग कहीं एक्स्ट्रा जगह पे ये था कि सोए हुए घर से मतलब क्या है, तात्पर्य क्या है हमारा, कि उसकी सिग्निफिकेंस क्या है अफेक्ट कि। वो देगा या नहीं देगा? हाँ मतलब मतलब इन वो। केस सिर्फ वो अपनी पोजीशन पर बैठा हो तो दिख रहा है, क्या वो एक्टिव फॉर्म में आया या नहीं आया? हाँ तो मतलब अगर सोया है तो उसका मतलब उसके कोई वो जो डेड है, फल है उसका वो नहीं उसका मिलेंगे। कोई, हाँ हाँ, फल नहीं मिलेंगे, चाहे अच्छे चाहे बुरे। ओके, ठीक। जी। वापिस आते हैं अपनी उसी कुंडली पे, वहां पे हम ढूंढेंगे कि सोया हुआ अवेलेबल है ना स्क्रीन पे जी? यस सर। जी। अब इसके अंदर हमें ढूंढना है सोए हुए ग्रह कौन से हैं। सोए हुए ग्रह ढूंढने के लिए शुरू करेंगे पहले खाना नंबर 1 से। खाना नंबर 1 में बैठा केतु है, क्या इसके सामने, इसके मुकाबले पर कोई ग्रह है? जी हाँ, यस। केतु के सामने यस मुकाबले पर यस। राहु अवेलेबल है। किसके बाद है? केतु के मुकाबले खाना नंबर जो 7 है वहां पर राहु अवेलेबल है। यानी अगर केतु ने टॉर्च मारी तो उसको टॉर्च के अंदर किसी आदमी की शक्ल यानी राहु के रूप में दिख रही है, तो इसका मतलब केतु जो होगा वो जागा हुआ कहलाएगा, सोया हुआ नहीं कहलाएगा। सेकंड, घर खाली है। थर्ड की तरफ आते हैं, खाना नंबर 3।
खाना नंबर 3 में बैठा चंद्रमा, दृष्टि जाती है 3 में और 9 में, सॉरी 11 में। 3 9 में और 11 में। क्या 9 में ग्रह है? नहीं। क्या 11 में नहीं ग्रह है? नहीं। तो इसका मतलब खाना सोया नंबर 3 के अंदर जो मून बैठा है वो सोया हुआ है। खाना नंबर 4 खाली है। खाना नंबर 5 की बात करते हैं। खाना नंबर 5 में बैठा सैटर्न और वीनस, इसकी दृष्टि जाती है खाना नंबर 9 पर। इसके मुकाबले के खाना नंबर 9 में कोई ग्रह है? नहीं। तो इसका मतलब वीनस और जो सैटर्न है दोनों के दोनों सोए हुए हैं। नेक्स्ट, पहली तरफ का जो ग्रह आता है खाना नंबर 6, सूर्य, मरकरी और मंगल, मार्स, तीनों बैठे हैं यहाँ पर। क्या इसका जिसकी दृष्टि जाती है खाना नंबर 12 पर, क्या खाना नंबर 12 के अंदर कोई ग्रह है? इसके मुकाबले कोई ग्रह बैठा है? नहीं। तो नहीं ये तीनों भी यहाँ पर सोए हुए कहलाएंगे। तो जो हमारे जागे हुए ग्रह हैं वहां पे सिर्फ राहु और केतु है, बाकी इसके अलावा सभी ग्रह जो है वो सो रहे हैं। ठीक है जी, यस सर क्लैरिटी है? जी 99% तो राहु केतु तो एक्टिव रहेंगे ही रहेंगे, इसका मतलब। सर, जन्म कुंडली जो D1 है वहां तो राहु केतु कभी सोते ही नहीं, क्योंकि आमने सामने तो रहेंगे रहेंगे। लेकिन जब हम वर्षफल की बात करते हैं तो राहु केतु की शर्त जो होती है वो खत्म हो जाती है कि वो 180 डिग्री पर रहेंगे। कहीं वो पे साथ हाँ साथ के घरों में भी हो सकते हैं। तो उस केस के अंदर वर्षफल में हम चेक कर सकते हैं कि इस साल सो रहा है या जाग रहा है एक वहाँ। ये कैसे होता है सर? मतलब थोड़ा सा वैसे एक्सप्लेन करिए कि साथ साथ वाले घर में भी है, जबकि 180 डिग्री उनको रखा जाता है, तो उसका एक सिग्निफिकेंस है वैदिक के अकॉर्डिंगली। मैं उस एंगल से ले रहा हूँ कि अगर वो पड़ोस में आ गए तो एक घर में तो कभी नहीं हो सकते, या तो तो घर में जैसे नहीं आप। हो, सर एक ट्वेंटी घर में तो फोर्थ कभी नहीं होगा। मार्च में उसमें आते हैं ना, जब 60th में 30th, जो हम वो जो ग्रह नहीं होते षोडश जो वर्गा में, 60, वहां पे भी एक साथ आ जाते हैं ये। बिल्कुल आ जाते हैं, बिल्कुल आ जाते हैं। होरा कुंडली में तो सिर्फ 4 और 5 में ही आते हैं कुंवर भैया। हाँ, तो मतलब चीज है। वो डिविजनल चार्ट का इसलिए है कि उतने बार आपने उसको काटा तो वो तो कहीं ना कहीं पास में आ ही जाएगा, लेकिन उसकी सिग्निफिकेंस उसी हिसाब से कम हो जाती है। मेरा यहाँ लेकर लाल किताब को लेकर के था, क्योंकि अब जैसे सो गए इतने सारे घर, इसमें इस वाले चार्ट के अकॉर्डिंगली जस्ट फॉर एग्जांपल है सर, इतने सारे घर सो गए, ग्रह सो गए, प्लेनेट जी। घर घर भी सो गए हैं, तो अब अगर हमने उसकी लाइफ इवेंट को चेक करना है, तो सोए घर अगर रिजल्ट ही नहीं दे रहे होंगे, तो हम उसका उसको उसकी लाइफ में तो इवेंट चल रहे होंगे कुछ ना कुछ जो उसको सर दे रहे होंगे। वो भी हम डिस्कस करेंगे कि सोए हुए ग्रह खुद ब खुद इनको ना दे। पहला तो बात करेंगे इनको जगाया कैसे जाए। ठीक है। नहीं सर, तब मैं हम, जगाने पे नहीं जा रहा, अभी जगाने के मैं लिए सर तो आप आपकी पूछेंगे। आपकी आपकी बात पे ही आ रहा हूँ। ठीक है सर, पहला सॉरी। तो हम ये पढ़ेंगे कि इनको कैसे जगाया जाए। ठीक है। अगर हम नहीं जगा पाते, किसी को नॉलेज नहीं है, तो ये खुद ब खुद किस उम्र के अंदर जाके जागेंगे और अपने एडवर्स इफेक्ट देंगे, वो भी हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। तो वो अपनी एज फैक्टर के अकॉर्डिंगली जगेंगे, इसका मतलब। जी 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 जी। एज फैक्टर के अकॉर्डिंग या पर्टिकुलर किसी काम को करने पर। जैसे इनकेस अगर मंगल को जगाना है और किसी ने, कोई लड़का है उसने या लड़की है, उसने 13 साल 14 साल की एज के अंदर सेक्सुअल कॉन्टैक्ट स्थापित कर लिए, तो उसका मंगल जागा हुआ माना जाए। तो उसने खुद जगा लिया उस चीज को, तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट काम है जिसको हम डिस्कस करेंगे अभी। ये वैदिक से तो बिल्कुल अलग है जी जी जी, वैदिक से बिल्कुल अलग है। ये कंसेप्ट सोया जागे का कंसेप्ट है ही नहीं जिसमें अंदर वैदिक के अंदर। नहीं जैसे उसमें तो हम देख लिए ये प्लेनेट ये रिजल्ट दे रहा है यहाँ बैठा है इसको देख रहा है, इसमें तो कुछ अलग सी कहानी हो जाएगी। इसमें मतलब हाँ। जिनमें जो प्लैनेट सोए होते हैं फिर शायद उनको जगाया जाता होगा ना, कुछ जी ऐसा जी जी होता जी। होगा। जैसे मान के चलिए अगर पहला घर किसी का के अंदर ग्रह बैठा है, 7वें के अंदर कोई ग्रह नहीं है, अब उसको जगाने का तरीका क्या है? 7वां घर को जगाने का तरीका है कि या तो मिट्टी कुच्ची के अंदर थोड़ा शहद या खांड भर के जमीन में दबा दी जाए, तो 7वां घर एक्टिव हो जाता है। घर के अंदर जवान नौकरानी रख ली जाए तो एक्टिव हो जाता है। घर के अंदर गाय आ जाए तो एक्टिव हो जाता है। शादी कर दी जाए तो एक्टिव हो जाता है। तो अलग अलग तरीके हम्म। हैं इनको जगाने के और उनके डिजायर्ड रिजल्ट अपनी अपनी एज में लेने के। कई बार सब कुछ ठीक लग रहा होता है लेकिन शादी नहीं हो रही थी क्योंकि 7वां घर सोया हुआ है। उसको जगाने के लिए एक छोटा सा उपाय कराते हैं और 7वां घर वहां से एक्टिव हो जाता है, या उसके जो सुख जो होते हैं उससे मिलने शुरू हो जाते हैं। सर गुरु जी, जो मेड होती है वो काली होनी जरूरी होती है क्या? शुक्र है ना जी, शुक्र का जो रंग है वो काला है।
एक आंख की काणी भी हो तो भी चलेगा। सर शुक्र को तो वाइट कहते हैं। नहीं मैडम, जो शुक्र का जो दैत्य गुरु है ना जी, तो उनका जो हम्म। वर्ण है वो काला है। पसंदीदा रंग उनका जो है व्हाइट है, लेकिन खुद वो उनका जो वर्ण है वो हम्म। गौर वर्ण नहीं है, श्याम है। तो सर अगर किसी के घर कोई यंग मतलब मेड नहीं है, या वो काले रंग की डार्क कॉम्प्लेक्शन की नहीं है, तो उसका मतलब सेवेंथ हाउस एक्टिव नहीं है, नहीं ऐसा मैडम, माना जाए? उसके और भी तरीके हैं ना मैडम उसको जगाने के। नहीं, वो तो मतलब जो नेचुरल तरीके तो आ गए, जैसे आपने कहा गाय आ गई या आपने कुछ और भी कर लिया, वो तो नेचुरली आपकी जो डे टू डे एक्टिविटीज है उसमें फिर वो मतलब जाग भी जाता है, जैसे ये चीज हो गई ना। ठीक है सर जी। इसके अंदर दो बातें और ध्यान रखने की बात, कि कौन सा ग्रह अपने आप में ही जागा हुआ कहलाएगा। उच्च का ग्रह जिस घर में वो बैठा है, चाहे उसके ऊपर दृष्टि आ रही है या नहीं आ रही है, वो घर भी जागा हुआ कहलाएगा, वो ग्रह भी जागा हुआ कहलाएगा। जैसे मान के चलिए खाना नंबर 4 खाली है और खाना नंबर 10 के अंदर मंगल बैठा है। खाना नंबर 10 के अंदर मंगल जो होता है वो उच्च का कहलाता है। अब 4 से बड़ी ग्रह की रोशनी आ रही है नहीं आ रही है, खाना नंबर 10 में एक्टिव कहलाएगा और मंगल भी जागता हुआ कहलाएगा। उच्च के ग्रहों का हमें स्पेशल ध्यान रखना है और पक्के ग्रहों का। जैसे मान लीजिए मंगल अगर खाना नंबर 3 में बैठा है और 9 और 11 दोनों ही खाली हैं, उसकी दृष्टि कहीं नहीं जा रही है, तो 3 के अंदर बैठा ग्रह क्योंकि वो पक्के घर का है, तो वहां उसको जागता हुआ ही मानेंगे, घर को भी और ग्रह को रिपीट कर दीजिए रवि जी इसको। भी। बिल्कुल जी। जब भी कोई ग्रह अपने उच्च के ग्रहों में या फिर अपने पक्के ग्रहों के अंदर बैठा हो, तो ऐसे ग्रहों को हम जागता हुआ ही माना करते हैं, और वो घर जिसके अंदर वो बैठा है वो भी जागा हुआ ही माना जाता है, चाहे उसके ऊपर किसी ग्रह की दृष्टि आ रही हो या ना आ रही हो, उसके मुकाबले कोई ग्रह हो या ना हो। ठीक है, वो जैसे अपने अब आप मैं में, जी अपने आप अपने में आप में संपूर्ण है। जी, अब मैं अपनी कुंडली की बात करूं तो मेरा जो है 4th हाउस खाली है और 10वें घर के अंदर मंगल बैठा है। ठीक है, अब वो डायरेक्टली ये जो मेरा मंगल हो जागा हुआ कहलाएगा। अब 10वें घर को जगाने के तरीके कौन कौन से हैं। 10वें घर के अंदर कोई ग्रह बैठा हो तो दूसरा घर भी जाग जाता है जी। स्पेशली नोट कर लिए, 3 पॉइंट बोलने जा रहा हूँ, इन तीनों को नोट कीजिएगा। खाना नंबर 10 अगर खाली हो, खाना नंबर 2 के ग्रह भी सोए हुए कहलाते हैं। इसमें दृष्टि का कोई संबंध नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हम टाइम की बात करें तो 2, 6, 10 से वो सोए हुए कहलाएगा। घर कहलाएगा या ग्रह ग्रह। ग्रह ग्रह ग्रह? ग्रह ग्रह। मान के चलिए चलिए कि चंद्रमा खाना नंबर 2 में ही बैठा है लेकिन खाना नंबर 10 खाली है, तो उसको पैसा तो आना है खाना नंबर 2 से, लेकिन आएगा तो काम धंधे के थ्रू। काम धंधा एक्टिव नहीं हो रहा तो पैसा कहाँ से आएगा। उसमें खाना नंबर 10 को एक्टिव किया जाता है, तब जाके उसके ऊपर पैसों की बारिश आनी शुरू होती है। फटाफट कराओ यार। क्लाउड सीडिंग करा रहा हूँ ना सर, अभी 2 दिन में हो जाएगी। जो मेरा सोया हुआ है भैया। सर जो जी, सारे यहाँ जुड़े हुए हैं ना, सबका ही सोया हुआ है, तभी क्योंकि बैठ के ऐसे लोग ही पता ज्योतिष ना चीज ही ऐसी है, जो परेशान हुआ वो ज्योतिष के अंदर आया, और जो आ गया वो और परेशान हुआ। चलिए अगली लाइन। खाना नंबर 2 में भी कोई ग्रह ना हो तो खाना नंबर 10 भी सोया हुआ कहलाता है, वाइस वर्सा चलता है इसमें। इसके अंदर इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर खाना नंबर 2 खाली हो तो खाना नंबर 9 के ग्रह भी सोए हुए कहलाते हैं। क्या 9 क्या के और दोबारा 10 के दोनों बताइए। के। हाँ जी, खाना नंबर 2 अगर खाली हो तो 9 भी सोया हुआ कहलाएगा, 10 भी सोया हुआ कहलाएगा। इसलिए हमारे जो खाना नंबर 2 है उसको मंदिर का स्थान बोला गया है। इसलिए ये हमारे धर्म जी, एक मिनट गुरु। सर, एक मिनट सर, मैं अपनी लाइन को लिखूँ। इसलिए हमारे धर्म के अंदर मंदिर जाने को बड़ी प्रधानता दी गई है। मंदिर अगर आप जाते जाएंगे तो आपका खाना नंबर 2 जो होगा वो एक्टिव रहेगा,
दो के एक्टिव होने से आपका काम धंधा प्रोफेशन वो भी एक्टिव रहेगा, और नौ जो आपका धर्म स्थान है, जो आपकी धर्म के प्रति आस्था है, वो भी एक्टिव रहेगी। इसलिए मंदिर जाने की आदत हमारे जो ऋषि मुनि थे, जो हमारे पितृ या जो हमारे बड़े बूढ़े थे, उन्होंने मंदिर जाने की आदत डाली ताकि आपका खाना नंबर 2 एक्टिव रहे, उसकी मदद से खाना नंबर 9 भी और खाना नंबर 10 भी एक्टिव रहे। जैन जो लोग हैं उनके अंदर एक बड़ी खासियत होती है। जैन लोग या तो आपको बहुत ज्यादा अमीर मिलेंगे या बिल्कुल डाउन मिलेंगे, बीच की कैटेगरी में शायद मुश्किलें मिल पाती है। रीजन, खाना नंबर, जैन जितने भी लोग होंगे उनके घर से मंदिर के अंदर जाते ही जाते रोज कोई ना कोई जाएगा ही जाएगा। ये सभी घरों में हो सकता है, लेकिन उसके अंदर खासियत एक भी है, वो साबुत बादाम, जो शनि की अश्य है, उसको लेकर मंदिर के अंदर जाते हैं, और चावल लेकर, चावल साबुत, यानी जो बगैर टूटे हुए, वो लेकर उसके अंदर रहते हैं, चंद्र को स्थापित करते हैं, और साबुत बादाम जो शनि के अंदर स्थापित करते हैं। तो खाना नंबर 2 की वजह से जो उनका जो खाना नंबर 10 होता है वो और पॉजिटिवली एक्टिव हो जाता है। इसलिए आप जब भी देखेंगे जैन धर्म के जितने भी अनुयायी होंगे, वो खाली हाथ तो मंदिर के में जाएंगे नहीं, चावल और बादाम उनके घर से रखे छिलके वाले जो साबुत बादाम होते हैं वो जाते ही जाते हैं। इसकी वजह से उनका जो पैसा और जो काम धंधा होता है ज्यादातर चमकता हुआ मिलता है। ऐसा ही सिख धर्म के अंदर भी है। सिख धर्म के अंदर ही वो एक कहावत बोलेंगे सर, वो क्या कहलाती है, बाड़ी छक्को। हाँ हाँ। वाह। मतलब कुल मिला के बांटने से बढ़ता ही है। हाँ जी, हाँ जी, बांटने पे ध्यान दिया गया है, तो उसी से भी जो आधे ग्रहों का इलाज जो हो जाता है। अब जो खाना नंबर 10 के अंदर हम कहते हैं कि धोखे का ग्रह मिला, यानी या फिर खाना नंबर 10 के अंदर सूर्य बैठ गया तो मैं नीच के प्रभाव मिलने लग गए, तो उसका प्रभाव क्या मिलता है। खाना नंबर 10 जब भी आपका खराब होगा, आप सिर्फ सर को ढकना शुरू कर दीजिएगा। आप देखेंगे हमारे जितने भी बड़े बुजुर्ग थे वो पगड़ी डालते थे या टोपी डाल के रखते थे व्हाइट कलर की, ज्यादातर व्हाइट ही डाला करते थे। जब भी सूर्य और शनि का टकराव होगा, आपका शुक्र जो होगा हमेशा खराब हो जाएगा। शुक्र आपकी बीवी भी हो सकती है, शुक्र आपका ऐश्वर्य भी हो सकता है, शुक्र आपका पैसा भी हो सकता है। इसलिए पुराने टाइम के अंदर सूर्य और शनि का टकराव दोपहर के वक्त होने ही नहीं दिया जाता था। सर के ऊपर पगड़ी डाली जाती थी, और या फिर टोपी से किसी भी चीज से ढक के रखा जाता था। सूर्य शनि का टकराव नहीं होता था, और शुक्र उनका खराब नहीं होता था। इसलिए जो शुक्र खराब ना होने के कारण जो एक्स्ट्रा मैरिटल होते थे, वो भी शायद उस वक्त इतने नहीं होते थे। ये सर सब होते थे, हिडन होते थे सर। हाँ जी, हाँ कुछ जी, लोग इतने नहीं, मैं वो इसलिए बोला इतने नहीं होते थे। गुरु जी, जैसे जिसकी कुंडली में सूर्य शनि इकट्ठा है, वो फिर ये सिर ढक के रखने वाली एक रेमेडी की जा सकती है उसके लिए। बिल्कुल की जा सकती है सर। अच्छा, मेरा सवाल ये था गुरु जी आपके ना, अभी ये जो बताया कि खाना नंबर 2 खाली होगा, तो 10 नंबर का ग्रह के भाव, ग्रह, हाउस, और ग्रह, 9 नंबर में भी कोई ग्रह होगा तो क्या ग्रह, हाउस? हाँ, हाँ जी, हाँ जी, तभी। ओनली ग्रह है ना सर? हाँ जी, हाँ जी, ग्रह की बात कर रहा हूँ। अगर वो खाली ही होगा तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं ना सर? हाँ जी, हाँ जी। समझ गया ये ना कि मीन्स 10th हाउस सोया हुआ कहलाएगा, 9th भी सोया हुआ कहलाएगा। अगर 9th सेकंड में हाउस भी और उसके अंदर कोई ग्रह बैठा तो वो भी, दोनों के दोनों सोए हुए कहलाते हैं। अगर खाना नंबर 2 में कोई ग्रह नहीं है तो जी, 9 भी सोया और 10 भी सोया मान लो। ये हाउस और ग्रह दोनों पे अप्लाई होगा गुरु जी? आप दोनों पे अप्लाई कर सकते हैं सर। वैसे वो एक को रहती है, लेकिन मैंने प्रैक्टिकल करके देखा, दोनों के दोनों सोए हुए कहलाते हैं। तो वो लाएंगे रसगुल्ले के 2 डब्बे, तो पूछ रही मैडम हूँ चमचम शुगर खाते हैं हम, बहुत रसगुल्ले बढ़ाओ नहीं खाते हैं। जाके रसगुल्ला ले नहीं आओ, खाते हम लोग। क्योंकि अम्मा तो अपने आप से भिजवा नहीं पाती हैं कुछ, तो उनको कह देखा दिया जी। देखा कोई नहीं, मैं जी, भिजवाऊंगी चमचम कोई नहीं। भिजवाएं आप, रसगुल्ले नहीं खाते हम लोग। चलिए जी, अब क्वेश्चन अराइज होता है कि अगर कोई घर सो रहा है या ग्रह सो रहा है तो उसको कौन जगाएगा। कोई भी अगर घर सोया हुआ है तो उसको जगाने का काम कौन करेगा। शेयर कर रहा हूँ जी स्क्रीन। इसको थोड़ा सा टिल्टेड ही आप एज्यूम कर चलिएगा। अगर खाना नंबर 1 सोया हुआ है तो उसको जगाने का काम खाना नंबर, सॉरी, जो ग्रह होगा वो मंगल करेगा। जैसे कि अभी आपको मैंने एक एग्जांपल दिया था कि मान के चलिए खाना नंबर 1 के अंदर कोई भी ग्रह बैठा है, सूर्य बैठा है, ठीक है,
तो वो खाना नंबर 7 जो होगा खाली होगा तो सोया कहलाएगा। अब खाना नंबर 1 को जगह तो मंगल, मैंने कहा था कि मिट्टी की कुची के अंदर हम शहद या फिर खांड लेकर जमीन में दबा देंगे तो वो हमारा खाना नंबर 1 जो होता है वो एक्टिव हो जाता है। अब अगर खाना नंबर 2 अगर हमारा सोया हुआ है तो उसको जगाने का काम करें, किसकी सहायता लेंगे हम, कौन से ग्रह की सहायता से वो जागेगा? खाना नंबर 2 जागेगा चंद्र की सहायता से। खाना नंबर 3 जागेगा बुध की थोड़ा सहायता स्लो, से। थोड़ा स्लो सर। जी जी सेकंड हाउस मून की सहायता से। जी। थर्ड मरकरी यानी बुध। फोर्थ अगेन मून। सूर्य। सर फोर्थ में हम गुरु, गुरु भी तो उच्च के होते हैं, फोर्थ में कुछ उनका कर मैडम सकते हैं? यहाँ उच्च का हमने रिजल्ट नहीं लिया मैडम, क्योंकि हम अच्छा, जब कौन फोर्थ घर में हम जब भी हमें फोर्थ घर में किसी चीज को जगाना होता है ना, तो हम चंद्र की मदद लेते हैं, उसको पानी में बहा देते हैं, तो वहां चंद्र की पक्का, सहायता आ जाती है। पक्का घर भी चंद्रमा का है ना जी? जी हाँ जी। ठीक है। ये मेरा- खाना नंबर 6 राहु। फिफ्थ रह गए ना सर? फिफ्थ में सूर्य बोल दिया था मैडम। अच्छा। 7 शुक्र। चंद्र। अब यहाँ पे चंद्र नीच का है, लेकिन खाना नंबर 8 जो बोला गया ना, शमशान का बोला गया। शमशान ऐसी जगह जहाँ जिंदगी नहीं है, सांस नहीं है, लेकिन चंद्र जो है वो हमारी सांसों का कारक, जीवन का कारक कहलाया गया है। तो जहां पर चंद्र आ जाएगा 8वें घर की कोई भी रेमेडी विदाउट चंद्र की हो ही नहीं सकती। अगर आपका 8वां घर किसी भी तरह से डैमेज हो रहा है तो उसके अंदर आपको चंद्र की सहायता अगर आप नहीं लेंगे किसी भी तरीके से, तो आपका 8वां घर कभी भी ठीक हो ही नहीं सकता, ऐसा लाल किताब मानती है। खाना नंबर 9 बृहस्पति। खाना नंबर 10 शनिचर, शनि। खाना नंबर 11 गुरु बृहस्पति। खाना नंबर 12 केतु। इसके अंदर ध्यान रखने वाली बात, 3 खाने, खाना नंबर 2, खाना नंबर 4, खाना नंबर 8, 3 खानों को जगाने वाला एक अकेला चंद्र है। इसलिए हम किसी भी चीज के अंदर चंद्र की सहायता अक्सर ले लिया करते हैं। तो इसमें इसके लिए वैसे तो चंद्रमा के मंत्रों का भी सहारा लिया जा सकता है क्या गुरु जी? जी लिया जा सकता है, लेकिन लाल किताब मंत्र मानती नहीं है ना। हाउस नंबर के कोई अकॉर्डिंग करेंगे ना सर, अगर वो जल वाले होगा तो प्रवाह करेंगे, ऐसा नहीं होगा? मैडम होता तो वैसे ही है कि, लेकिन अब जब मैं चंद्र को यहाँ कोई ऐसा मान के चलिए शनि और मंगल दोनों ही 8वें घर में बैठ गए, अब मुझे हम्म। वो खाना नंबर 2 खाली है, तो मुझे क्या इसको जगाना चाहिए नहीं जगाना चाहिए? सबसे पहली बात तो ये, जगाना मेरे लिए नुकसानदायक तो नहीं हो जाएगा अगर उसको जगा दूंगा तो कब जगाना है कब नहीं जगाना और कैसे जगाना है ये बात थोड़ा सा हम आगे आएंगे तो उसको हम सीखेंगे। जरूरी ठीक है नहीं होता ठीक कि है। हमेशा, अब इनके मान के चलिए कि छठे और 8वें घर के अंदर दोनों के अंदर दुश्मन बैठे हुए हैं। मान के चलिए कि सूर्य बैठ गया 8वें के अंदर और राहु बैठ गया छठे के अंदर, और इंसान मंदिर में जाकर चौखटे अपनी नाक जो या माथा जो है रगड़ना शुरू कर दे मंदिरों के अंदर जाकर, तो उसका छठा और 8वां घर जो होगा मिला मिलाया माना जाएगा। क्यों? क्योंकि 8वें से दृष्टि जाएगी दूसरे घर के अंदर
और दूसरे से दृष्टि आती है छठे घर के अंदर, तो छठा और आठवां आपस में मिल जाएगा। तो एक सिर्फ मंदिर जाने से, कई बार लाल किताब मंदिर जाने को मना करती है, उसका कारण यही होता है। रेनू मैडम प्लीज थोड़ा सा म्यूट कर दें, अच्छा एक मिनट। इसलिए गुरु जी कहीं कहीं यही बार सवाल लाल। यही सवाल था मेरा। जी जैसे सेवंथ को 10th वालों को गुरुद्वारे जाने के लिए, मंदिर जाने के लिए मना करते हैं, और इसको म्यूट। उनका अगर जैसे फिर कैसे करेंगे वो? ठीक करेंगे मतलब सर सर। इसको रिपीट करिएगा दोबारा से। मैं बता रहा हूँ आपने सर, जो दोबारा बोला बोल रहा हूँ। किस जी केस में गुरुद्वारे या मंदिर नहीं जाना चाहिए, वो जरा मैं रिपीट बताता हूँ। करिएगा। मान के चलिए खाना नंबर 6 और खाना नंबर 8, इसके अंदर दो जो ग्रह बैठे हैं वो दुश्मन ग्रह बैठे हैं। ठीक है, मान के चलिए सूर्य बैठा है खाना नंबर 6 के अंदर, राहु बैठ गया खाना नंबर 8 के अंदर। अब राहु बैठा है तो केतु तो सेकंड हाउस में होगा, तो ये तो बट ऑब्वियस है। लेकिन लाल किताब के अंदर एक ही ग्रह को अहमियत दी जाती है, राहु केतु में से किसी भी एक टाइम एक ग्रह को पकड़ूंगा, दूसरे ग्रह को खाली मान के चलूंगा। जैसे मान के लिए 8वें के अंदर अगर राहु बैठा है, तो दूसरा मैं खाली मान के चलूंगा, मेरे लिए केतु वहां बैठा ना बैठा। जब केतु की बात लेने जाऊंगा तब केतु को मैं कंसिडर जरूर करूंगा, लेकिन जब मैं 6 और 8 की बात कर रहा हूँ तो मैं खाना नंबर 2 को खाली मान के चलूंगा। इसको कंफ्यूजन से बचने के लिए मैं क्या करता हूँ कि खाना नंबर 6 के अंदर राहु बिठा देता हूँ, खाना नंबर 8 के अंदर सूर्य बिठा देता हूँ, ताकि कंफ्यूजन ना हो। अब खाना नंबर 8 की दृष्टि कहाँ जाती है? खाना नंबर 2 के अंदर। खाना नंबर 2 की दृष्टि आती है खाना नंबर 6 के अंदर। तो इनकेस अगर खाना नंबर 2 अकेला एक्टिव हो जाए, तो 8 की दृष्टि 2 पर जाएगी, क्योंकि टॉर्च जा रही है, इंसान बैठा है। और जो 2 में बैठी जो इंसान है वो 6 पे दृष्टि जरूर डालेगा, तो 6 और 8 के फल जो होंगे मिले मिलाए माने जाएंगे। अब खाना नंबर 2 एक्टिव कैसे हुआ? मैं मंदिर में जाकर माथा रगड़ना शुरू कर दूं तो खाना नंबर 2 जो होगा एक्टिव माना जाएगा। मैंने खुद ही वो स्विच जो था, एक मोटर अलग बैठी थी और करंट की तार अलग थी, मैंने दोनों का जाके खुद ही जाके मिला दिया। या ये दोनों के बीच की जगह, ये जो मेरा सेंटर पॉइंट होता है, ये खाना नंबर 2 है। यहाँ पे अगर मैं रेगुलर पे तिलक लगाना शुरू कर दूं, तो मैंने कोई ना कोई ग्रह तो खाना नंबर 2 पर लाके बिठा दिया, उस सर्किट को एक्टिव कर दिया, तो खाना नंबर 6 और 8 मिल जाएंगे और मुझे बंदे पर मिलने शुरू हो जाएंगे। इसलिए इन कंडीशन के अंदर लाल किताब मना कर देते हैं कि मंदिर मत जाइए, क्योंकि अननेसेसरी आप खाना नंबर 2 जो कि आपका मंदिर है उसको आप एक्टिव करेंगे, तो आपका जो उल्टा इफेक्ट था वो चालू हो जाएगा। इस केसेस के अंदर लाल किताब मंदिर जाने को मना कर देती है। इस केस में सर, जैसे अगर मैं D1 की बात करूं तो D1 में मैं अपना ही एग्जांपल ले रहा हूँ। अपने एग्जांपल के अकॉर्डिंगली मेरा राहु 8 में बैठा है, सेकंड हाउस में 4 हैं, चारों के चारों मेरे छठे हाउस में देखेंगे, तो मुझे तो मंदिर नहीं जाना चाहिए। में ग्रह है, है, छठे में ग्रह है। छठवें में कोई ग्रह नहीं है, लेकिन सारे देखेंगे तो सही सर। नहीं, देखेंगे देखेंगे तो कोई ग्रह मुकाबले का कोई ग्रह आए नहीं ना, वो एक्टिव तो खाना नंबर 6 तो सोए हुए माना जाएगा। जब तक कि आप उसे खुद कर्ज लेकर या भाइयों से अदावत करके या मामा परिवार से आपकी अदावत तो हो जाती है, जब तक आप उसको खुद एक्टिव नहीं करेंगे तब तक एक्टिव नहीं होगा खाना नंबर 6। खाना नंबर 6 में अगर जैस आपने कुछ ऐसे कर्म कर दिए, खाना नंबर 6 को एक्टिव कर लिया, फिर आप मान के चलो कि 2 6 8 आपके मिले मिलाए हैं, उस केस के अंदर मंदिर जाएंगे वहां भी प्रॉब्लम होगी आपको। और खाना नंबर 6 जो था वो कर्ज का बन जाएगा, वो आपके कर्ज के घर जो हो उनको एक्टिव कर देगा, बीमारियों को खोल देगा। मामा परिवार में, नानके परिवार के अंदर प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी, या आपके संबंध विच्छेद हो जाएंगे, ऐसे कारण जरूर। नहीं, तो नॉर्मल कोर्स में जैसे मैं अपने एग्जांपल को ही सेट करके चल रहा हूँ, तो नॉर्मल कोर्स में सभी लोग लोन ले ही लेते हैं, इनडायरेक्टली और डायरेक्टली बैंक्स के लोन ले लेते हैं। तो अब वो जो लोन लेके चल रहा है, तो मेरा छठवा अगर एक्टिव हो गया, अब मैं आपको, अब जैसे दशाक वाला हिस्सा नहीं देखा जाता जनरली लाल किताब में, लेकिन मैं वैसे देखूं तो केतु को अगर अपीस करना है तो आपको मंदिर जरूर जाना है, मेरे अकॉर्डिंगली। ये मैं ये बोल रहा हूँ। अब अपीस करना है तो मुझे 9th हाउस में गुरु को ठीक ठीक रखना है, 9th हाउस के गुरु को, और अपने पिताजी को, पिताजी मेरे है नहीं। अब मैं लाल किताब के उसको देखूं तो मेरा घर छठवां अगर ऑलरेडी एक्टिव हो चुका है, तो मुझे मंदिर से बचना चाहिए। ये केस में मान के चल रहा हूँ। मेरा जिस दिन कर्ज उतर जाएगा उस दिन मैं ये मान के चलूंगा कि मेरी चीजें ठीक हो गई, ऐसा ऐसा कर सकते हैं। सर इसमें ना लाल किताब में दो कंसेप्ट है। पहला कंसेप्ट, जी सर। तो आपका जो D1 है वो लेकर आए हैं वो हमेशा एक्टिव रहेगा, पहले दिन पे एक्टिव था और जीवन के लास्ट दिन तक एक्टिव रहेगा। अब वो पर्टिकुलर स्थिति किस मौके पर आएगी और हमें कब उसका ध्यान रखना चाहिए? जब सेम की सेम कंडीशन वर्षफल के अंदर भी बननी शुरू हो जाए कि 6 8 मिल रहा है, सेकंड मुझे एक्टिव करना है नहीं करना, उस विशेष साल
मैं मंदिर जाने से परहेज करूंगा, कर्ज लेने से परहेज करूंगा। मुझे किन मतलब जीवन के अंदर जो कंडीशन आ गई वो मैं सारी जिंदगी तो फॉलो नहीं कर सकता था। ठीक है, अब किस वर्ष मुझे फॉलो करनी है और किस वर्ष उसको मैं लीनियंट ले सकता हूँ, वो डिसाइड करेंगे मेरी वर्ष फल। वर्ष फल के अकॉर्डिंग फिर मैं देखूँ इस साल मैं मंदिर जा सकता हूँ नहीं जा सकता। हालांकि मेरी जो जन्म कुंडली है मना कभी मंदिर नहीं जाना, लेकिन क्या मैं इस वर्ष जा सकता हूँ, तो वो मुझे जो रास्ता देगी वो मुझे वर्ष फल देगा। तो वर्षफल अगर जैसे पहले भी आपने बोला था, वर्षफल बहुत इंपॉर्टेंट होता है लाल किताब में हमें, क्योंकि वो उसी साल के लिए इवेंट हाँ ना, आपको टाइमिंग डिस्क्राइब कर। बताता है, वो टाइमिंग हाँ, बताता है कि जो वही पर्टिकुलर वही वही। इवेंट था वो किस साल होगा। हाँ, तो इस साल में जैसे किसी भी साल में अगर उसका इस वर्ष का जो वर्ष फल है, अगर उसमें ग्रहों की दशा अगर आ गई है, तो उसके अकॉर्डिंगली आप जो कुछ भी किसको एक्टिवेट करना है, इसको नहीं करना है, उस पर एक पर्टिकुलर साल के लिए आप उसके रिलेटेड ही आप उपाय उसमें करते हम, हैं या जो भी करते हैं। जी, उसके अंदर एक्टिव भी कर लेते हैं और कुछ ग्रहों को नष्ट भी कर देते हैं कि एक साल के लिए नष्ट कर दिए। जब मुझे कोई और रास्ता मिल ही नहीं रहा कि इसको मैं किसी भी तरह से पॉजिटिव कर पाऊँ, तो उठा के एक साल के लिए जेल में डाल दिया कि वही तो भुगत भैया। तो वो पॉसिबिलिटी में लाल किताब के अंदर है। अच्छा, ठीक है, अंडरस्टूड सर। सर वैसे तो कहते हैं ना कि प्लेनेट नष्ट नहीं करने चाहिए, नष्ट कॉमनली। कभी एक ना कंडीशन आ ही गई कि पैर के अंदर गैंग्रीन हो गया और मुझे जिंदगी बचानी है तो पैर को काटना ही पड़ेगा। तो कई बार ऐसी कंडीशन आ जाती है कि मुझे ना चाहते हुए भी ग्रह को हम्म। नष्ट एक साल के लिए कर देना पड़ता है। वर्स्ट तो में मतलब। जी जी, वर्स्ट कंडीशन में, अदरवाइज नहीं करते। तो गुरु जी, अगर जैसे शुक्र 2 नंबर में है जी और 6 में चंद्र राहु है, इकट्ठे हैं, तो जी। फिर मंदिर गुरुद्वारे नहीं जाना चाहिए आपके हिसाब से? नहीं नहीं मैडम, सर इसके अंदर ना आठवां ग्रह भी, आठवां घर भी इम्पोर्टेंट है। आठवां आठवां खाली है छह, आठवां फिर कोई दिक्कत नहीं है। छह तो और जा आठ सकता है? मिलने ना, छह और आठ मिलने ना पाए, इसलिए हम सेकंड का जो सर्किट है, जो कहते हैं ना कि एक तरफ गड्ढा खोदा हुआ एक तरफ लगे, और वहां जाके बटन दबाऊंगा तब जाके एक्टिव होगा ना। तो आपका तो दूसरा घर ही मतलब आठवां घर खाली है, तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता मंदिर जाए ना जाए, कोई फर्क नहीं। तो मंदिर जाना फायदेमंद रहेगा कि नहीं रहेगा? बिल्कुल रहेगा सर। खाना नंबर अगर आपको दो एक्टिव करके रखना है, तो या तो आप जो दही, शुक्र का जो वस्तु है दही है, दही का तिलक लगाना शुरू करेंगे तो खाना नंबर दो हाँ एक्टिव रहेगा। हाँ, वो मैं लगाता हूँ हाँ दही जी का तिल। जी 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 जी। चलिए जी, अगला टॉपिक इसके अंदर, सोया हुआ ग्रह कब खुद जागेगा और किस साल के अंदर वो अपने मंदिर असर देगा। मनोज जी 2 मिनट बाद लेते हैं जी आपका क्वेश्चन। टॉपिक जो इसी से रिलेटेड है, सोया ग्रह कब खुद ब खुद जागे पड़ेगा और कब जाकर वो अपना मंदा असर देगा। बृहस्पति कब जाग पड़ेगा। अगर बृहस्पति किसी भी कुंडली में सोया हुआ है, तो जिस दिन वो इंसान कारोबार करना शुरू कर देगा, अपनी आमदनी करनी शुरू कर देगा, या मान के चलिए उसको वजीफा स्कूल से स्कॉलरशिप मिलती है, तब स्कॉलरशिप उसको फिफ्थ क्लास के अंदर मिल गई, तो उसकी एक तरह से कमाई जो थी वो चालू हो गई। या उसने कोई स्कूल में कोई फेयर लग रहा था, मेला लगाया, वहां से चिप्स चॉकलेट बेच के 20 50 100 रुपए कमा लाया, तो इसका मतलब उसने अपना कारोबार चालू कर दिया। तो जो बृहस्पति होगा उसको जागा हुआ मानेंगे। लेकिन अगर बृहस्पति को हम खुद नहीं जगाते हैं, तो कब जागा हुआ माना जाएगा। 16 साल जो होती है बृहस्पति की एज होती है, और दशा जो एक्टिव होती है वो 6 साल के लिए होती है। तो 16 में जब हम 6 ऐड करेंगे तो 22वां साल, यानी अगर वो खुद ब खुद जागेगा तो 22वें साल उसके नेगेटिव असर हमें इस पथ के मिलेंगे। अगर हम खुद ना जगाएं उसको, अगर वो खुद ब खुद जाग पड़े, तो किस साल उसके नेगेटिव असर मिलेंगे। तो उसके जो नेगेटिव असर मिलेंगे वो 22वें साल जाके मिलेंगे। दूसरा ग्रह सूरज, सरकारी मुलाजमत या ताल्लुक, या सरकार से आपका कोई संबंध बन जाए। अभी मैंने बृहस्पति के अंदर बोला तो वजीफा यानी स्कॉलरशिप मिल जाए। अगर वो प्राइवेट स्कूल से मिल रही है तो बृहस्पति एक्टिव हुआ,
लेकिन अगर वो सरकारी स्कूल से सरकार की तरफ से कोई मिल रही है तो फिर हमारा सूरज एक्टिव माना जाएगा। ठीक है, तो सूरज की एज क्या होती है, 22 साल, और उसकी दशा कितने साल रहती है, 2 साल के लिए। तो 22 में दो जोड़ा तो आया 24, यानी 24वें साल खुद ब खुद जागा हुआ सूरज अपने मंदे असर देगा। ये है इस चार्ट को पढ़ने का तरीका। तीसरा, चंद्र जब कोई तालीम ताल्लुक हो जाए, यानी हायर एजुकेशन के अंदर आ जाए, 12th तक तो सभी पढ़ते ही हैं, जैसे ही वो हायर एजुकेशन के अंदर आ जाएगा या किसी कंपनी के अंदर अप्रेंटिसशिप काम करने के बदले उसको कुछ थोड़ा बहुत धन मिलता है, जिसको हम बोलते हैं ट्रेनिंग के लिए कुछ अमाउंट मिलता है, छोटा सा अमाउंट, जैसे सीएस को भी अपने क्या करनी पड़ती है। स्टाइफंड स्टाइफंड बोलते हैं, हाँ, स्टाइफंड। स्टाइपेंड है, जी जी जी। तो वो अगर वो मिलना शुरू हो जाए तो चंद्र को हम एक्टिव मानेंगे। अगर खुद चंद्र एक्टिव हो जाता है तो 25वां साल जो होगा उसका उसको नेगेटिव असर मिलेंगे। अगर उससे पहले अगर ये सब हो जाता है तो चंद्र जागा हुआ माना जाएगा। लेकिन अगर वो खुद ब खुद जागता है तो 25वां साल जो होगा उसको उसको चंद्र के नेगेटिव असर मिलेंगे। इसलिए कुछ कंडीशंस के अंदर 25वें साल से पहले शादी जो होती है वो मना कर दी जाती है। शुक्र शुक्र जाग पड़ेगा जैसे उस लड़के की शादी हो जाएगी या लड़की की शादी हो जाएगी तो शुक्र को हम एक्टिव मानेंगे। लेकिन अगर शुक्र खुद ब खुद एक्टिव होगा तो वो 25वें साल में एक्टिव होगा, और उसके जो मंदे असर कब मिलेंगे, 28वें साल के अंदर जाके। क्योंकि जो शुक्र की दशा रहती है वो 3 साल की रहती है, तो 25 + 3 28, तो 28वें साल यानी अपने जो भी दशा के आखिरी साल में जाकर वो अपने नेगेटिव असर देगा। नेक्स्ट है मंगल। औरत या मर्द का ताल्लुक, जिसको मैं बोला था सेक्सुअल कॉन्टैक्ट्स, अगर हाँ किसी जी। भी इंसान के सेक्सुअल कॉन्टैक्ट्स बन जाते हैं तो उसका जो मंगल होगा वो खुद ब खुद जागा हुआ माना जाएगा, यानी इसको हमने जगाया हुआ माना जाएगा। लेकिन अगर वो खुद ब खुद जागता है तो 34वें साल के अंदर उसके जो अपने नेगेटिव असर मिलते हैं। नेक्स्ट, बुध। बुध, हम अपनी जब बहन या बेटे की शादी कर दें, कोई हम नया व्यापार शुरू कर लें, तो बुध जो होगा उसको एक्टिव माना जाएगा। और अगर वो खुद ब खुद एक्टिव होता है, हमने कोई बहन की शादी नहीं की, लड़की की शादी नहीं, कोई नया व्यापार शुरू नहीं किया, तब जाकर वो 36वें साल के अंदर खुद ब खुद जागा हुआ माना जाएगा। और सॉरी 34वें साल के बाद जो होगा खुद ब खुद माना जाएगा जागा हुआ, और 36वें साल वो अपने नेगेटिव असर देगा। इसी प्रकार शनि, जब भी हम किसी मकान को अपने छेड़ेंगे, उसके अंदर मरम्मत कराएंगे, तब जाकर शनि जो होगा खुद ब खुद एक्टिव माना जाएगा, और 42वें साल के अंदर वो अपने नेगेटिव असर देगा। इसी प्रकार राहु, राहु आ जाता है ससुराल का ताल्लुक। ससुराल का ताल्लुक कब बन जाएगा, जिस दिन आपका रिश्ता पक्का हो गया, जिस दिन आपका सगन हो गया, या ठाका इसको बोलते हैं, रिश्ता पक्का हो के थोड़ा सा सगन वार होता है ना, वो जिस दिन भी हो जाएगा आपका ससुराल का एक ताल्लुक पैदा हो जाएगा, तब जाकर राहु को हम एक्टिव मानेंगे, जागा हुआ मानेंगे। अगर उसके बाद भी अगर किसी की शादी नहीं होती तो राहु कब जाके एक्टिव होगा, 42वें साल के अंदर, और नेगेटिव असर कब देगा, 48वें साल के अंदर जाके। तो लास्ट ग्रह केतु, जैसे ही आपकी मेल संतान पैदा होगी तो मान के चलिएगा कि आपका केतु जो था वो एक्टिव हो गया। लेकिन अगर किसी की मेल संतान नहीं होती तो 48वें साल के अंदर जाके केतु खुद ब खुद एक्टिव हो जाता है, और अपने मंदे असर 51वें साल के अंदर जाके होता है। इसलिए हम बोलते हैं कि 51वें साल के बाद तो आपकी जिंदगी यू टर्न लेती है, क्योंकि सभी ग्रह अपना असर एक एक बार दे चुके होते हैं। 52वें साल के अंदर चेंजेस जो होते हैं लाइफ के अंदर, जो पहले हमने सेम सेम दशा आई थी उसके रिजल्ट सेम ना मिलके डिफरेंट रिजल्ट आपको 51वें साल के बाद मिलते हैं।
सर मेरा एक क्वेश्चन है, जो आप कह रहे हो कि ये ग्रह एक्टिव हो जाएंगे, तो एक्टिव में तो ये मतलब आया कि वो नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी रिजल्ट दे सकते हैं। ये जागा लेकिन हुआ जो, मना है। जी, और तो जो पीछे जो आप बता रहे हैं कि अगर वो मंदा असर दे रहे हैं, तो इसका मतलब उन सब ने उस टाइम पे मंदा ही असर देना है। जो हम ऐड कर रहे हैं उसमें ईयर्स, तो उसमें वो मतलब खराब ही देंगे हमें, ये सोच के। अगर जी। मंदा तो मैडम तब ना कंडीशन है उसकी। अगर वो मंदे घरों के अंदर बैठा है और वहां जाके जाग जाता है तो मंदा असर देगा ही देगा। ठीक है, अगर मान के लो सोया ही रह गया और इनमें से हमने कोई कर्म कर दिया, जैसे मान लो ससुराल का ताल्लुक मेरा बन ही गया। ठीक है, जैसे ही ससुराल का ताल्लुक बना तो मेरा राहु एक्टिव हो गया। अब वो कब होगा? जब ससुराल से मैं इलेक्ट्रॉनिक्स लेना शुरू कर दूंगा। पहला गिफ्ट तो तभी आएगा ना, इलेक्ट्रॉनिक जैसे ही आएगा मेरा राहु मंदे असर के अंदर एक्टिव हो जाएगा और उसके हमें मंदिर रिजल्ट मिलेंगे। लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं होता तो फिर वो कब होगा? 48वें साल के अंदर। 42वें साल में तो एक्टिव हो जाएगा, लेकिन 48वें साल के अंदर उसके नेगेटिव असर मिलेंगे ही मिलेंगे। मतलब तब मिलेंगे ही मिलेंगे, वो हाँ, है ही। चाहे वो जी अच्छे सर। थे या बुरे थे। अच्छा, तो भी वैसे जब, मतलब हाँ, लेकिन अगर वो खुद ब खुद होगा तो फिर वो नेगेटिव असर है। ठीक है सर। तो गुरुजी आपके हिसाब से जो शादी के बाद लड़के के लिए जो दान आता है, जो भी दहेज आता है, उसमें इलेक्ट्रॉनिक सामान बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। उसके समय अलाउ है सर, उसके बाद अलाउ नहीं। मतलब अगर पहला फेरे के अंदर जो सामान आ गया दहेज, उसके अंदर तो अलाउ है। सेकंड फेरे के अंदर आप गए अभी मिलने के लिए और वहां से उन्होंने तंदूर उठा के दे दिया, तो समझ लीजिए कि वो अपने हाथ साड़ने को तंदूर रहा है, ऐसे नहीं है। कंडीशन अप्लाई है मतलब। जी। तो सर जैसे मतलब कोई कई बार कोई सिस्टर ही दे देती है, तो उसका भी मतलब ससुराल से ही माना जाएगा, जैसे बहन बिल्कुल बहन को दे रही है तो बिल्कुल बिल्कुल। वो भी मतलब ठीक है सर। जिसका भी राहु नेगेटिव है उसको इलेक्ट्रॉनिक तो कहीं से नहीं लेना चाहिए, और स्पेशली ससुराल से तो बिल्कुल नहीं। और जिनका पॉजिटिव है गुरुजी, वो फिर उनको छूटेगी। वो ले सकते हैं। सर, लाल किताब चलो, देखने में इजी लगती है, बहुत टफ है, बहुत चीजें सोचना है। तो मैडम शुरुआत भी नहीं हुई। लाल चीजें तो सब खतरा ही कोई बताती हैं। नहीं सर, शादी भी बताती है, वो भी खतरा ही है। सर लाइव सेशन ले लो एक बारी, कहीं बुला लो, वहीं आगे समझते हैं। इतना मुश्किल हो रहा है दिमाग चलाना। नहीं मैडम, धीरे धीरे ना आसान हो जाए। जैसे जैसे आप उसको रिकॉर्डिंग को सुनना शुरू करेंगे ना मैडम, मैंने ना 10 साल 12 साल सीखी है। सब कुछ आने के बावजूद भी मेरे, अगर गुरुजी आज भी कोई क्लास अनाउंस कर देना तो आज भी मैं उसके अंदर एज ए स्टूडेंट चला जाता हूँ। कब क्या सीखने को मिल रहा है, सीखने की कोई उम्र नहीं है और सीखने का कोई वो नहीं है। मैं आज भी सीखता हूँ। और मैंने सीखा कैसे है कि एक क्लास सुनी, 8, जैसे मैं पार्क के अंदर गया, अब वीडियो तो देख नहीं सकता, कान के अंदर लगाया यूट्यूब और शहर पे निकल गए। 2 घंटे 2.5 घंटे सुनी, फिर मेट्रो में कहीं जा रहा हूँ तो फिर वही क्लास सेम सुनी। मैं एक एक क्लास 10 10 12 12 बार सुनी है और 3 3 4 4 टीचर्स के साथ बैठ के सुनी है। उनसे सीखा है, तब जाके थोड़ी सर पकड़ होती है, तो प्रैक्टिस तो चाहिए चाहिए जिससे। सर, वो सर वही उसके साथ वाली, साथ लाइव भी आपने उसको करवाते रहना अडेप्ट ना, कर लिया एग्जाम्पल है। के साथ। रेनू मैडम के पास अभी बहुत समय है। ठीक है, तो मैडम तो कभी भी सुबह से शाम तक फुल 4 घंटे 8 घंटे कर सकती हैं। आपने उसको अडॉप्ट कर लिया कि नहीं मुझे सीखना ही है, तो आपने कर लिया। सर, ज्यादातर लोगों के साथ इतना समय नहीं हो पाता है कि वो उसको सर मैनेज उनका कर दिमाग पाए। तेज होता है ना, हम आपका जैसे ब्रेन शार्प होगा, मेरा नहीं होगा। नहीं, मेरा ब्रेन शार्प नहीं है, शार्प होता तो फिर बहुत दिक्कत नहीं होती। मैं सर उसको नहीं आपका कह रहा, बहुत मैं सिर्फ, शार्प है। आप जो बोल रहे हो ना रेनू मैम, देखो आप अब रिटायर हो चुके हैं तो आपके पास 8 घंटे फ्री हैं बहुत अच्छे से। और रवि जी का ये है कि वो पूरे दिन उन्होंने एक मान ही लिया कि मुझे सीखनी ही है। अब जिसके साथ प्रॉब्लम पहले से इतनी सारी जुड़ी हुई है उसके लिए बड़ी दिक्कत है कि वो बंदा उतना समय डिवोट कैसे करे। नहीं, इसीलिए मैं वही ज्यादातर समय वही पे ये, सर, उसी उसी डिवोशन के लिए मैंने बोला ना कि मैंने जो सीखा वो खाली समय में सीखा। कहीं मेट्रो में हम्म, ट्रैवल कर रहा हूँ तो कान में लगाया और सुनता चला गया, गाने नहीं सुने मैंने। मैंने इसी की तरफ ध्यान दिया। कहीं अगर सब्जी लेने जा रहा हूँ तो कान में लगा, मैं फिर वो सब्जी लेने भी यही सुनता सुनता ही है। नहीं, आपका डिवोशन लेवल डिफरेंट चला गया ना सर। आपने तो उसको कर लिया कि मुझे करना ही है। हमारे साथ बड़ी दिक्कत है कि हम तो दो तीन नावों पे पैर है। चलो वैदिक भी कर लेते हैं, ये भी कर लेते हैं। बीएनएन के लिए अचानक से बलविंदर जी ने 2 3 बार जगा रखा है। मैं अब मन हो रहा है कि भैया किसी से सीखी जाए बीएनएन। तो बहुत आसान नहीं होता जब कोई आदमी किसी और ऑलरेडी 4 10 प्रॉब्लम में हो, उसको समय निकालना अपने आप में बड़ा टफ होता है।
तो उतने में भी कुछ निकाल ले तो आदमी कह देता है ठीक है, किसी को बता दीजिए तो ऐसे करके ठीक है, सीख जाए तो अच्छा है। कुंवर जी, अभी अभी ना बीएनएन की क्लास के लिए रेणु जी को रिक्वेस्ट करो, इनके इनसे क्लास लो बीएनएन की, चलो आपका अभी खर्चा पहले बच ये जाएगा। खत्म कर लेते हैं, उपाध्याय हाँ, जी का उसके भी बाद क्वेश्चन ले लो। रेणु जी को उपाध्याय बीएनएन जी पे भी बेचारे, लगवाते हैं। उपाध्याय जी भी कई बार क्वेश्चन हाथ रेस कर चुके हैं, उनसे उनका भी क्वेश्चन पूछ जी लीजिए, मनोज फिर जी बताएं। इसी वगैरह आखिरी में भी डिस्कशन सर करते हैं। आपने बोला था कि 2 9 10, आपने बताया था सर कि 2 9 10 अगर खाली हो तो मंदिर जाने से एक्टिवेट होता है, तो उसको एक्टिवेट करने का मैंने यही नहीं, है क्या? ऐसा ऐसा नहीं बोला सर मैंने, ऐसा नहीं बोला। ऐसा नहीं बोला सर मैंने। तो क्या बोला? ये तो मैंने बताया था। बोला कि अगर खाना नंबर 10 खाली है तो दो के घर जो दो ग्रह होंगे सोए हुए माने जाएंगे। दो खाली है तो 9 भी सोया हुआ माना जाएगा और 10 भी सोया हुआ माना जाएगा। नहीं, मंदिर के लिए तीनों मैंने खाली है तो। ये खाना, हाँ, उसको मतलब है कि सर फिर सब तो अंधेरा चारों तरफ है। अच्छा। दूसरा उपाध्याय जी उल्टा है वो। मंदिर ना जाना दूसरा वो डिपेंड करता है। एक कंडीशन मैंने बताई, दूसरे भी बताया था। एक तो मैंने बताया 6 8 के अंदर ग्रह अगर नेगेटिव सेंस में बैठे हो तो मुझे खाना नंबर 2 एक्टिव नहीं करना है। ठीक है। ऐसे ही अगर खाना नंबर 2 और 12 के अंदर दुश्मन बैठे हो तो मुझे खाना नंबर 8 को एक्टिव नहीं करना होता। 8 का जो सर्किट होता है वो वहां से भी मिल जाता है, आपको जी बनता है ऐसे भी और ऐसे भी। तो उसके अंदर खाना नंबर 8 से रिलेटेड मुझे काम नहीं करने होते। 6 हाउस में केतु और 8 हाउस में चंद्रमा हो तो उसको मंदिर जाना चाहिए? नहीं करना चाहिए, कभी नहीं करना चाहिए। खास तौर पे जब ये सेम कंडीशन वर्षफल में बन जाए तो खास तौर इसमें एक दफा इसमें ये एक जो क्वेश्चन दोबारा है सर, बताइए, क्या बोला इन्होंने, उपाध्याय जी ने क्या बोला? पे। 6 6 8 नंबर में। में चंद्र और 8 में केतु, ऐसा कुछ। अच्छा, मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ सर, एक बार आप पूरा मेरा क्वेश्चन देखिए। 6 हाउस में केतु हो, 8 हाउस में चंद्रमा हो तो मंदिर जाना चाहिए, आपने कहा नहीं जाना चाहिए। अब ये जो आज जो आपने फॉर्मूलेस बताए, इसमें और फर्दर कुछ और सूत्र एप्लीकेबल हो गए देर आफ्टर दे विल, मतलब आई विल, मतलब अपने को कोड करना डिकोड करना, ये इसी को वन लाइन मान लें, ये कहने का इसको आप तात्पर्य ऑनलाइन मंदिर मान वाला। सकते हैं, ऑनलाइन मान सकते हैं सर इसे। हाँ, तो वो भी थोड़ा चाहिए था कॉन्सेप्ट में। तो कहने का मतलब 6 हाउस केतु हो, 8 हाउस चंद्रमा हो तो मंदिर नहीं जाना चाहिए, ये आपका कहना आ रहा है। नहीं, नहीं जाना चाहिए, स्पेशली तब जब सेम कंडीशन आपकी वर्षफल कुंडली में भी बन जाए, उस वक्त यहाँ तो एक खास ओके। तौर क्वेश्चन, पर नहीं जाना मंदिर चाहिए। मंदिर यहाँ से एक अब अगर क्वेश्चन ये आता है। ऐसा भी, सॉरी। इसमें ऐसा भी कर सकते हैं कि मंदिर नहीं जा सकते, पर बाहर से ही, अगर गेट से बाहर से नतमस्तक कर सकते हैं, आप या वो भी अलाउ नहीं है? आप मंदिर जाइए, किसी मूर्ति को हाथ नहीं लगाना, आप मंदिर जाके नमस्कार कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप जो जाके सीढ़ियों को हाथ लगाकर माथे पे लगाते हैं, एक तरह से तिलक लगा लिया आपने। ठीक है, तो खाना नंबर 2 तो आपने तिलक लगाने के साथ ही एक्टिव कर लिया। आप दूर से जाइए, नमस्कार कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप कोई जैसे जल नहीं, जैसे चढ़ाते हैं मेरे, वो नहीं चढ़ाना, किसी हाँ, मूर्ति को हाथ लगाना वो नहीं करना, इन चीजों का परहेज रखिए। मंदिर जाने से कोई दिक्कत नहीं। नहीं जैसे, नहीं जैसे भी, जैसे मेरे जैसे चाइल्ड का घर पे भी ऐसे हम उसको तिलक लगाते तो बच्चे को लगाते तो नहीं, वो तो लगा सकते घर पे, एज खाना ए नंबर चंद 2 घर तो पे ही। एक्टिव हो ही जाएगा सर। और खास तौर पे हम लगाते हैं कहीं ना कहीं, हम साईं के भगत होते हैं, किसी पीर पे जाने वाले होते हैं, वहां से हमें भभूत मिल जाती है, तो हम भभूत लेते हैं और यहाँ पे लगाना शुरू कर देते हैं। जब खाना नंबर 2 के अंदर हम भभूत लगाते हैं तो इसके अंदर हमने बुद्ध को वहां स्थापित कर दिया। जैसे ही बुद्ध वहां स्थापित होगा तो बृहस्पति बर्बाद हो जाएगा, यानी उस संतान के पिता को प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाएगी। जब तक ये पिता रहेगा तो तब तक तो उसको खत्म ही करके ही मानेगा, और उसके बाद उसके अंदर धन जो होगा बढ़ना शुरू होगा। बच्चे के पास पैसा तो आएगा लेकिन एक ही चीज मिलेगी, या पिता या पैसा। जब तक पिता रहेगा तब तक पैसा नहीं होगा, जैसे ही पिता जाएगा पैसा आ जाएगा। तो इसलिए सर इसमें बहुत। और भी कुछ सर इसमें और भी कुछ सूत्र ऐड होंगे कि यही फाइनल है मेरे हिसाब से, तो और होना चाहिए इसमें और कुछ कि जैसे सिमिलर आप क्या देखिए कहना चाहते मुझे, नहीं मुझे इसका कोई, मैं तो फर्स्ट टाइम ही कर रहा हूँ रेड बुक, मतलब जैसे आपने जो सूत्र बताया ना मंदिर वाला, क्योंकि इसको इसको मतलब परहेज करना वो थोड़ा मुश्किल रहेगा, क्योंकि हम जैसे ब्राह्मण है, कास्ट बाय कास्ट वाइज, तो मंदिर जैसे चाइल्ड तो कभी ले जाती है, नवरात्रि हो गया, इस तरह हो गया, तो इसमें और भी कुछ कॉम्बिनेशन है, इसमें फिल्टर होंगे कि कैसे क्या, कि ये नहीं मतलब सर, मान ये ले, ये फाइनली ये मान ले? वन लाइनर है सर ये, इसके अंदर कोई एफ अच्छा, और बट तो उसको नहीं है। मंदिर ले सर जाओ, मंदिर ले इसमें जाओ, दो, मत से भी कुछ लगो, जो तिलक से भी परहेज ये करना चाहिए। करो। सेकंड, घर आपका एक्टिव नहीं करना है कैसे भी, अगर आप चाह रहे हैं कि चंद्र और केतु से रिलेटेड प्रॉब्लम आपके साथ ना घटे। तो गुरु जी, अगर ओके, ठीक है। छठा छठे दूसरे में भी अगर ग्रह हो और छठे में भी हो और आठवें में भी हो तो भी नहीं करना ये काम? ऑलरेडी एक्टिव है ही है ना सर, फिर तो आप करें ना करें,
तो सर्किट जुड़ा ही हुआ है, करंट तो पास हो ही रहा है तीनों घरों में। हो रहा है। फिर सर इसमें आपको एक जी बता। सॉरी, नहीं नहीं कोई नहीं, प्लीज कोई नहीं। बोलिए आप। सर मेरे पास कुछ नहीं है, आप मैं सिर्फ आपकी बात करूँ। ओके, तो मैं जैसे ये कह रहा कि आपने बोला कि मेलेफिक प्लैनेट अगर 8वें में बैठा है और उसको 6वें 8वें से रिलेटेड आप कर रहे हैं, सपोज करिए उसके साथ बेनिफिक भी बैठा हुआ है, सैटर्न के साथ 8वें घर में क्या कहते हैं आपका जुपिटर आ गया, ठीक है। या फिर मैं बोलूं कि राहु के साथ ही क्या कहते हैं वीनस भी आ गया, या राहु के साथ मून आ गया, मून बेनिफिक माना जाता है। तो अब उस केस में मेरे केस में तो वो नहीं बैठा हुआ है कि 6वें घर में नहीं, अगर किसी के में 6वें में भी बैठा है, 2 में भी बैठा है, तो वो सर्किट पूरा हो गया, तो उसको तो मंदिर नहीं जाना चाहिए। लेकिन यहाँ बेनिफिक भी बैठा है, तो उसको कैसे हम जो उसको उसका कैसे नेगेटिव खोलेंगे? जो बैठा है उसके नेगेटिव असर तो आपको मिलेंगे मिलेंगे। ठीक है, अब इसके ओके। अंदर मैं कंसेप्ट को थोड़ा चेंज करता हूँ। मान के चलिए दो बेनिफिक बैठे हैं, छठे के अंदर आपका सूर्य बैठ गया और आठवें के अंदर मंगल बैठ गया। ठीक है, मैं मंगल के अलावा कोई और बेनिफिट आप बैठाना चाहे वो बृहस्पति मान लीजिए वो बैठ गया, अच्छा बैठा। यहाँ पर मुझे मंदिर जरूर जाना चाहिए क्योंकि मुझे दोनों को मिलाऊंगा तब जाके वो, उस केस के अंदर मैं यहाँ पे तिलक भी लगाऊंगा। ठीक है, सेकंड घर को एक्टिव करने के लिए, ताकि छठे और आठवीं ग्रह आपस में मिल जाए। तो मुझे कब सर्किट एक्टिव करना है और कब नहीं करना है, वो बेस्ड ऑन कंडीशन रहेगा कि मैं किन दो ग्रहों की एनर्जी को मिलाना चाह रहा हूँ, किन दो ग्रहों की एनर्जी को नहीं मिलाना चाह रहा लेकिन 99% टाइम पे ज्यादातर मंदिरों में मूर्तियां छूने का पॉसिबिलिटीज नहीं होती हैं। हाँ, तिलक लगाने की होती हैं, और हम आदत से मजबूर होते हैं, जाते ही टच किया, फटाक से लगा लिया, वो मंदिर की सीढ़ी पे चढ़ते ही नहीं लोग करते हैं। कुंवर जी, शिवलिंग पे तो प्रॉपर लोग जो अभिषेक करते हैं, जैसे कोई दही का करेगा या कुछ करेगा, वो तो सर प्रॉपर उसके ऊपर मलते हैं। मैं अंतर बता रहा हूँ, टच करना और जल चढ़ाने में अंतर है। नहीं 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 नहीं, दही अगर कोई चढ़ा अर्पित करता है वो तो प्रॉपर उसके ऊपर मलता है। शहद कोई को बोलते हैं ना, लाल किताब में शहद अभिषेक करो, तो वो लोग हाथ पे शहद लेकर अभिषेक प्रॉपर शिवलिंग पर मलते मैंने हूँ। देखा उसको है। अपने हाथ से मलते हुए देखा है उन्होंने। वो हाँ। तो आपको अभिषेक कर रहे हैं, वो तो 100% है। जैसे अभी गुरुजी ने बताया है, सर ने बोला है कि भाई साहब आपको मूर्तियों को टच नहीं करना है, तो मूर्तियों में ज्यादातर छोटे मंदिरों में क्या होता है कि आप टच कर लेते हैं बड़े आसानी से, विग्रह को आप टच करते हैं। जनरली केसेस में अच्छे मंदिरों में अलाउड नहीं होता है, वो टच नहीं करने देते हैं। नहीं नहीं होता। और जो शिव का है तो वो तो लोग जल डालते हैं, जल लगा लेते हैं, जल तो कभी लगाना नहीं चाहिए। शिव जी पे डाल करके जल नहीं, अपने टच नहीं करना चाहिए। ये एक वो है। लेकिन जनरली क्या है कि टच करने को लेकर के है, और ऊपर जैसे जाने के लिए भी ये बहुत से केसेस में होता है कि भाई आप गए, तो मैं उसको लेकर के कर रहा हूँ कि मंदिर अगर ये रेस्ट्रिक्शन है कि मंदिर नहीं जाना है, तो फिर मंदिर नहीं जाना है। दर्शन करना तो एक अलग चीज हो गई कि भाई दर्शन करने, तो दर्शन तो वो हो गया। आप कहीं ना कहीं पंडित जी का हाथ लगेगा तो वो टच होगा, क्योंकि वो तो सबको टच कर रहे हैं। नहीं, पंडित से कोई वो नहीं है, मूर्ति मुझे टच नहीं करनी बस। और अपना माथा जमीन पे नहीं टेकना, बस दो चीजों को ध्यान, मंदिर जाने ओके में कोई ओके, इतराज नहीं है। ठीक है ठीक है। जी। क्लैरिटी बहुत सर अगर अ, जुपिटर किसी का सर 8th में है, जैसे एक मिनट जी, एक मिनट सर, रितु जी बोलिए आप। सर अगर देवेंद्र सर जुपिटर एक एक कर दीजिए, रितु जी बोलिए आप। सर अगर जुपिटर 8th में है और सेकंड हाउस में मून एंड मार्स बैठा है, तो मंदिर जाना चाहिए? वो और तो मैडम ऑलरेडी सिक्स्थ में, जब तक नहीं सिक्स्थ में 6th। ग्रह नहीं है तब तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और अगर अकेला ही सर किसी का 8th में कोई प्लेनेट बैठा है और सेकंड कोई में भी तब नहीं भी है, 6th में भी तब भी नहीं कोई है, दिक्कत तब भी तो कोई भी दिक्कत मंदिर नहीं जा है। सकते हैं। लेकिन जैसे कहते हैं जुपिटर 7th वाले को नहीं जाना चाहिए, तो जुपिटर सेवंथ वाले को ना मैडम बोला गया है कि जो सेवंथ घर है ना मेरे गृहस्थ का घर है, जी मैं जी बेडरूम के अंदर बैठ के ना तो पूजा करूंगा ना पूजा घर के अंदर जाके रति सुख भोगूं। तो उन चीजों से परहेज बोला गया, अदरवाइज वैसे कोई दिक्कत नहीं है। सेवंथ मंदिर घर जा के, सकते हैं। हाँ हाँ जी, सेवंथ और सर जिनका घर में भी बृहस्पति होता है जी उनको जी एक आदत होती है कि अपने कपड़े ना दान बहुत जल्दी करते हैं। उनको अपने कपड़े दान नहीं करने चाहिए, जैसे ही ये अपने कपड़े दान करना शुरू करेंगे पहने हुए कपड़े, तो उनके साथ प्रॉब्लम्स उनके लाइफ के अंदर बिजनेस रिलेटेड कुछ ना कुछ जरूर होंगे। ये सेवंथ वालों को। जी, 7th वाले। बृहस्पति साथ तो वालों सर को। जी सर कहते हैं थोड़े पैसे दे के आप उनसे ले सकते हैं, जैसे हाँ तो जी, वो इनके साथ exchange- मान के चलिए आपने कोई कपड़े देने ही है किसी को, तो सिर्फ जी 5 रुपए ले लीजिए,
या उसके बदले वो कटोरी बर्तन वो सब खरीदते हैं हम लोग, जो पुराने टाइम में बर्तन होता वाली। था। हाँ अभी भी जी। होता है अच्छा कुछ सर। भी कर ले, फ्री हाँ नहीं सर देने सर। जी को। अभी जी सर, पर से पुराने कपड़े तो काफी हो जाते हैं, तो जैसे मतलब मेरे मतलब है जैसे फैमिली में, तो वो क्या क्या करते हैं, जब देते हैं तो 10 रुपए ले लेते हैं, चाहे वो 20 कपड़े हाँ हो चाहे 30 कपड़े हो। मैडम लेकिन फ्री नहीं दिए ना, उसके हाँ, बदले फ्री नहीं पैसा ले दी। लिया, पैसा चाहे वो 1 रुपया लिया या 10,000 हाँ, तो कोई, कोई। तो इन लोगों को क्या जूते भी नहीं देने चाहिए सर? वो शनि के लिए होता है मैडम, शनि 6 में, हाँ उस, शनि 6 में वो ठीक है उसका सर। नियम अलग।